conditions for solvability or consistency. Conditions for solvability or consistency. तो इसमें ना तीन अलग अलग तरीके की कंडीशंस बनेंगी. पहले आप लिखेंगे let us suppose there are two equations as a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है कि 2x plus 3y is equal to 6. मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है. तो अगर हमसे ये कहा जाता है ना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, जैसे आपने लास्ट ईयर आपने पॉलिनोमियल्स करा था, तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको इस तरह से लिखा जाता था ax² plus bx plus c. मतलब पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिखा जाता था. ऐसे ही अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल x और y वाली, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 2x plus 3y और 6 को इधर ले आएंगे तो इसको लिखेंगे plus minus 6 is equal to 0. ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में लिखेंगे. और ये चीज़ भी आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 9th क्लास में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और यहाँ पर हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्वेश्चंस आते थे कि आप उसको ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में लिखेंगे. तो आपको जो भी दो इक्वेशंस दे रखी हैं उनको आपको ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में लिखना है. तो अब क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो पहली वाली इक्वेशन को बोल दिया a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, दूसरी को बोल दिया a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास. ठीक. अच्छा, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी में क्या है तो देखिएगा. This system of equations फर्स्ट में लिखेंगे is consistent this system of equations is consistent with unique solution. This system of equations is consistent with unique solution if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. That is, the lines are intersecting and non-parallel. अभी ये शायद नहीं आएगा, आपको बताऊंगा अभी. अगर हमने कोई दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं, अच्छा लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? आप याद करिए कि यही जो इक्वेशंस थी इन्हीं इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए आ जाता था 9th क्लास में. क्या प्लॉट करिए, ग्राफ पर बनाकर दिखाइए. तो जब हम ग्राफ पर बनाकर दिखाते थे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी. तो इसी वजह से इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला जाता है कि जब इसको ग्राफ पर बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. तो लाइन से बना लीनियर, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोला जाता है इसको. समझ गए मेरी बात? ठीक है. लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला जाता है कि अगर इनको ग्राफ पर प्लॉट करने लगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. ठीक है. तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है. तो अगर एक पहली इक्वेशन है, इसको अगर ग्राफ पर प्लॉट करूँगा तो एक लाइन बनेगी.
दूसरी इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करूँगा तो दूसरी लाइन बनेगी, तो दो लाइन बनेगी। तो अगर वो लाइन बनाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये दो इक्वेशंस देखनी है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो आप ये कहेंगे कि इन दो इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है। कभी भी कोई भी दो इक्वेशंस हैं, अगर उनको सॉल्व करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ 2x + 3y = 7, ठीक है। इसको आगे कराता हूँ, पहले एक चीज़ देख लीजिए, नोट चाहे तो मत करिएगा, अभी नोट मत करिए, अभी बस देख लेना, एक चीज़ समझाऊंगा। ये हमारे पास है इक्वेशन 2x + 3y = 7, एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x + 5y = 11। मैं पहली वाली इक्वेशन लेता हूँ 2x + 3y = 7, तो 3y = क्या हो जाएगा 7 - 2x, तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2x/3। ये समझ में आ गया? ये हुआ पहली वाली इक्वेशन के लिए। दूसरी वाली इक्वेशन की बात करें तो 5y = 11 - 6x, y = 11 - 6x/5, ये हो गया। x और y, x और y अब देखिएगा जैसे पहली वाली इक्वेशन, तो इसके लिए मैंने टेबल बनाई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं जो आसानी से डिवाइड हो जाए। 3 आ जाएगा, और कुछ है मैंने पहली बार इतना मुश्किल, 1 मिनट रुक जाऊँ। इक्वेशन ऐसी नहीं जो आसानी से सॉल्व हो जाए, ताकि समझ में तो आए, उसके बाद टफ क्वेश्चंस को देखने के बाद में। जैसे दो इक्वेशंस हैं, एक है हमारे पास 3x + 2y = 11, और दूसरी है 2x + 3y = 4। 2x + 3y = 4। अब जैसे ये है ना 3x + 2y = 11, एक इक्वेशन, दूसरी है 2x + 3y = 4। अब 2y = 11 - 3x है, और इसी तरह से यहाँ पर 3y = 4 - 2x। अब y = 11 - 3x/2, और इधर y = 4 - 2x/3। ये हो गया एक टेबल यहाँ बनाइए और एक टेबल यहाँ बनाइए। ये वही काम है जैसे हम 9th क्लास में करते थे। मैं इन दोनों लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करना चाहता हूँ। अगर सोचिए यहाँ पर x की वैल्यू में 0 ले लो, कई बार हम ऐसा करते हैं x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y की प्रॉपर वैल्यू आ जाती है, नहीं आ रही है लेकिन 0 ले लेते हैं। 11/2 आ रहा है, 11/2 तो 5.5 बन जाएगा ना, तो मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। 1 लेने से क्या होगा, 3 × 1 = 3, 11 - 3 = 8, 8/2 = 4। ठीक है, फिर मैं अगली वैल्यू लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया तो 3 × 2 = 6, 11 - 6 = 5, 5/2 इज अगेन पॉइंट में आएगा नंबर। मैं फिर प्रॉपर वैल्यू लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, इसमें 3 ले ली, x की वैल्यू 3 × 3 = 9, 11 - 2 2/2 = 1। ठीक है, दो वैल्यूज चाहिए होती है, बहुत है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 4/3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो
2/3 ये भी ठीक नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 3 ले लीजिए तो 2 3 जा 6 नहीं बनेगी बात। x की वैल्यू 4 ले लीजिए, 8 - 4 में 5 से बन जाएगी बात। x की वैल्यू मैंने 5 ले ली तो 2 5 जा 10 -10, 4 - 10 इज -6 -6/3 इज -30। y की वैल्यू -2 आ गई। ऐसे ही नेगेटिव में वैल्यू लेकर देखिए, मैंने x की वैल्यू ले ली -1 तो -2 × -1 इज प्लस का 2, 4 + 2 इज 6, 6/3 इज 2। तो ये हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। यहाँ तक बताइए क्लियर है? ठीक। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ग्राफिकल मेथड है। कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा, दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, वापस आता हूँ अभी इस पर भी। ठीक है, पर जरा इसको देखिए एक बार। तो अब आप ये देखिए हमारे पास वैल्यूज कितनी है। वैल्यूज यहाँ पर देख लीजिए, x की वैल्यू 1 है और 3 है, यहाँ पर 5 है और -1 है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो जा रही है 5 तक और मिनिमम वैल्यू जा रही है -1 तक। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया x', ये y और ये y'। x की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है, मिनिमम -1 तक जा रही है। चारों वैल्यूज को देख लीजिए दोनों इक्वेशंस के लिए। -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। बहुत है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि y की मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 4। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया। अब पहली वाली इक्वेशन की बात करेंगे। जब x 1 है तो y 4, जब x 1 है तो y 4। यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए। x की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 1 लेंगे और y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। y की वैल्यू 4 लेंगे और x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना देंगे। जहाँ पर दोनों मिलेंगे वही पॉइंट है आपका 1,4, वही पॉइंट 1,4 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दूसरा देखेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे और y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, y की वैल्यू 1 लेंगे और x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ एक डॉट लगा देंगे। अब इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे स्केल लेकर। ठीक है, मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाइएगा। ये हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, इस स्ट्रेट लाइन पर मैं लिख दूंगा 3x + 2y = 11। ऐसे लिखेंगे 3x + 2y = 11। यहाँ तो क्लियर है? पहली लाइन प्लॉट हो गई। दूसरी लाइन देखते हैं, 2x + 3y = 4। तो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू -2 है। यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल प्लॉट करना है, यहाँ से। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर मिल रही है। ये इस लाइन पर मिल रहा है, इसी लाइन पर। ये इस वाली लाइन पर भी मिल रहा है। कैसे पता चला? रखकर देख लो वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू है, 5 और -2। तो रखकर देखो, 3 5 = 15, 3 5 = 15। y की वैल्यू -2 है तो 2 × -2 इज 4, -4, 15 - 4 = 11। तो इसका मतलब इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2। ठीक, तो एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये दूसरी लाइन बन गई। तो ये क्या है, 2x + 3y = 4। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ना, उस पॉइंट पर देख लेना x की और y की वैल्यू क्या है। तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ये 5, -2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो x की वैल्यू क्या है, 5, और y की वैल्यू क्या है, वर्टिकल उस पर क्या देखते हैं, y की वैल्यू क्या है, -2। यही इसका सॉल्यूशन है।
दोनों लाइन्स जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करें वहाँ पर आप देख लीजिए x की क्या वैल्यू आ रही है और y की क्या वैल्यू आ रही है, वही हमारा सॉल्यूशन है। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, तो भी यही रिजल्ट आएगा। समझ गए? तो ग्राफिकली सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो ग्राफ पर मैं इस वाले मेथड पर उतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप 9th में करके देख चुके हैं। आप जानते हैं कि जो एक लाइन होती है तो उस लाइन का ग्राफ पर उसको कैसे बनाया जाता है लाइन को। अभी क्या करना है कि दो लाइन को सेम ग्राफ पर बनाना है। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ना, उस पॉइंट पर देख लीजिए x की क्या वैल्यू है और उसी पॉइंट पर देख लीजिए y की क्या वैल्यू है, वही आपका आंसर है। समझ गए? अब ये दोनों लाइन्स जो है क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या लिखा हुआ है, दैट इज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि कोई दो इक्वेशंस दे रखी होगी। उन दो इक्वेशंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताइए कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है एग्जिस्ट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब एग्जिस्ट करेगा, सॉल्व करा जा सकता है इनको या नहीं करा जा सकता। सॉल्वेबिलिटी लिखा है ना, कंसिस्टेंसी या सॉल्वेबिलिटी, इनको सॉल्व करा जा सकता है या नहीं। तो हम ये कहेंगे कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो वो कंसिस्टेंट है। इन दोनों इक्वेशंस में भी करके देख लो, यही काम। देखिए ये क्या है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज a1, इधर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज a2। तो इधर a1/a2 3/2 हो गया, और y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज b1, और इधर दूसरी वाली में b2, तो 2/3। तो क्लियरली a1/a2 is not equal to b1/b2। तो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इन नॉन पैरेलल। जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी आपस में टकरा जाएगी, भाई वो पैरेलल तो होंगी ही नहीं, ये तो मुझे पता है। ठीक है, अब वो करके भी हमने देख लिया प्रैक्टिकली कि वो इंटरसेक्ट करेंगी और पैरेलल नहीं होंगी, पहली चीज। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्वेबल, सॉल्व करा जा सकता है, करा जा सकता है। ये तो आ गया इनका सॉल्यूशन 5 और -2। ठीक है, और विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ही सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन का मतलब है x की फिक्स वैल्यू है 5, y की फिक्स वैल्यू है -2, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत हिंट लग गया किस तरीके का है ये है? अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट नोट करें। is consistent with infinitely many solutions। सेकंड में लिखें जैसे ये था is consistent, यहाँ पर लिखें is consistent with infinitely many solutions। is consistent with infinitely many solutions, comma if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, that is lines are कोइंसिडेंट। ब्रैकेट में लिख दीजिए ओवरलैपिंग। कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, हाँ जी करा जा सकता है सॉल्व। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सॉल्व करा जा सकता है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक नहीं। यूनिक का मतलब होता है एक यूनिक सॉल्यूशन निकलना। ठीक है, एक ही वैल्यू निकलना, एक्स की एक ही वैल्यू, मतलब निकलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो खुद बताओ ये जो दो लाइंस थी ये दोनों कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी? वो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से टकरा रही है ना, आपस में कहाँ टकरा रही है, नीचे ना एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर टकरा रही है तो इसका मतलब एक्स की भी एक वैल्यू, वाई की भी एक वैल्यू। यहाँ क्या लिखा है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैपिंग, मतलब एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन उसी के ऊपर पड़ी हुई है, दोनों ओवरलैप कर रही है। तो कितने पॉइंट्स पर टकरा रही है? इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, मतलब टकरा ही नहीं है, हर पॉइंट पर टकरा रही है। जब हर पॉइंट पर टकराएंगी तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, समझ गए? ठीक है, थर्ड देखिए
थर्ड है इज इनकंसिस्टेंट। इज इनकंसिस्टेंट मतलब ये वो तीसरा हम लिख रहे हैं, ये तीसरे वाला जो केस है इसमें क्या होगा कि इसमें वो सॉल्व ही नहीं करा जा सकता ऐसे ही, ठीक है। इफ a1 upon a2 कुछ बोल करो, इफ a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, ये तुम साथ साथ कब से पढ़ रहे हो तुम और भास्कर? एक साथ काफ़ी जान रहे हैं दूसरे एक साल। हाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें पता है, उसके पेरेंट्स का नाम भी पता है। इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, अच्छा, is not equal to c1 upon c2, that is the lines are parallel. Yes, sir. The lines are parallel. Bhaskar, lines are parallel. Yes, sir. Okay. सर मैंने बोला था। अच्छा ओके एंड नॉन कोइंसिडेंट आए नहीं तुम आज? सर वो 1 मिनट बोला था। अच्छा ठीक है जी। इज इनकंसिस्टेंट जैसे यहाँ पर था, इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। यहाँ पर इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ भाई इनकंसिस्टेंट है इसलिए लिखा ही नहीं कोई सॉल्यूशन, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। लाइंस जो है वो एक दूसरे को पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस कभी टकराती नहीं है, ठीक है टकराती नहीं है नॉन कोइंसिडेंट। ठीक, अब जरा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कर लोगे, खुद भी कर लोगे, इसमें कुछ है क्या, कर लेंगे। सर पहला बताओ क्या कह रहे हो? तुम बताओ, तुम्हें समझ में आएगा इसने क्या बोला? मुझे भी नहीं आ सकता, दोबारा बोलना भी जरा। सर क्वेश्चन दे दो सर पहला। क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन क्वेश्चन दे दो, रुक जाओ, क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन मांग रहा है। In each of the following system of equations, example number 1, in each of the following systems of equations, determine whether the system has a unique solution. Whether the system has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions. Or infinitely many solutions.
full stop. In case there is a unique solution, find it. Find it. First part है 2x plus 3y is equal to 7. The दूसरी इक्वेशन देखिए 6x plus 5y is equal to 11. इसको लिखेंगे 2x plus 3y plus 7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा. इसको ऐसे लिखेंगे plus -7 is equal to 0. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. सर हम प्लस माइनस 7 के लिए तो सीधा -7 ही लिख सकते लिख हैं. सकते हैं -7. बस ये है कि a1x plus b1y plus c1 है ना, तो मैं फिर सीधा बोल दूंगा कि c1 की वैल्यू -7 इस वजह से क्योंकि यहाँ पर plus- ठीक है. क्या बोल रहे हो? इंटरसेक्ट करो. अच्छा ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई. ठीक है. तो अब जैसे दो इक्वेशंस हैं तो इसमें आप ये देखिएगा a1 अपॉन a2 निकालेंगे. a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 6. 2 1 जा 2 3 जा 6. तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया 1 अपॉन 3. अब इसी तरह से b1 अपॉन b2 निकालें. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3 अपॉन 5. तो दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है. तो हम ये कहेंगे a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. So the lines are intersecting. Intersecting with a unique solution. With a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन होगा. उन्होंने कहा था इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट. अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर उसको फाइंड करिए. तो फाइंड कर लेंगे ये 2x है और 3x है, तो इधर इस वाली इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 2 जा 6x. ठीक है. मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ. मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3 एंड एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग सीधा करूँगा. 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y और 3 इज इक्वल टू 3 7 जा 21. और ये तो 6x है ही प्लस 5y इज इक्वल टू 11. अब जब सेम होता है, दोनों टर्म सेम होती है, उनके साइन सेम होते हैं, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया. तो 6x माइनस 6x कैंसिल आउट. 9y माइनस 5y इज 4y और 21 माइनस 11 इज 10. ठीक है. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. y की वैल्यू आ गई 5/2. सिमिलरली x की वैल्यू निकालेंगे. हाँ 2.5 आ जाएगा. ठीक है. वो भी ठीक है. ये भी ठीक है. 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11. 6x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 5/2 इज इक्वल टू 11. तो 6x प्लस 25/2 इज इक्वल टू 11. तो 6x इज इक्वल टू 11 माइनस 25/2. तो 6x इज इक्वल टू 22 minus 25/2. 6x is equal to 22 minus 25 is minus 3/2. 3 2 is 6. इसको इधर ले आओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/4. ठीक है. बोलो. नहीं, ये 25/2 इधर है ना. 6x plus 5y is equal to 11. तो y की वैल्यू 5/2 थी तो 25/2 हो गया. जब उधर चला जाएगा प्लस का 25/2 है, उधर जाकर माइनस का 25/2 है. मल्टीप्लाई में इस वजह से नहीं जा रहा है कि अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा होता और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का होता तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता, 25 डिवाइड में चला जाता. ठीक है. एडिशन हो रहा है. एडिशन हो रहा है तो उधर जाकर सब्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है. पूरा टर्म 25/2. ठीक है. क्लियर है ना सभी को. सेकंड पार्ट देखिएगा. 6x plus 5y is equal to 11. फर्स्ट इक्वेशन
6x plus 5y is equal to 11 की फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन है 9x plus 15 9x plus 15 upon 2 into y is equal to 21 is equal to 21. ये है, ठीक है. अभी देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम. इसको इधर ले आइए. ये हो गया 6x प्लस 5y. 11 को इधर लाएंगे, माइनस 11 लिख दो, ये प्लस माइनस 11 इज इक्वल टू 0. और ये हो गया 9x प्लस 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, y प्लस माइनस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो पहले a1 अपॉन a2 चेक करेंगे, फिर b1 अपॉन b2 चेक करेंगे. देखते हैं दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे हैं. अब जरा देखिए, पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो 6 अपॉन 9 3 2 is 6, 3 3 is 9, 2 अपॉन 3. और b1 अपॉन b2 जो है वो है 5 अपॉन 15 अपॉन 2. और पैरल और इसमें 7 बोलो शायद. क्या बोला तुमने? पैरल लाइन. पैरेलल. 7 नहीं, पैरेलल बोल रहा है. मतलब मेरे कान ठीक है, मुझे भी कुछ उल्टा सीधा सुनाई नहीं होगा. चलिए देखिए 5 अपॉन, ठीक है भाई देखते हैं. अभी रुक जाओ, मेरी स्पीड थोड़ी कम है. 5 डिवाइडेड बाई 15/2. ठीक है. तो अभी इसको ऐसे करते हैं, जब भी ऊपर न्यूमरेटर में एक टर्म होती है, डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है, तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 5 into 2 on 15. 5 1 5, तो 2 अपॉन 3 हो गया. ठीक है. अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ता है. तो c1 अपॉन c2 भी चेक करेंगे. c1 अपॉन c2 कितना है? ये c1 है -11 और c2 है -21. -11 अपॉन -21, ये तो डिवाइड होने से रहा. तो हम ये करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है. तो ये ना, ये लास्ट वाला केस है, थर्ड वाला केस. ठीक है. अगर हमारे पास तीनों ही रेशो इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि लाइंस जो है वो ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस है. उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. वो भी निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन से कहाँ तक दिखाओ. ठीक है. और जब ये है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे the system of equations is inconsistent that is there is no solution or the lines are parallel or सर इसमें जो इनफाइनाइटली कोई सॉल्यूशन होगा. नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है जब तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं. वो कब होगा? जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि ओवरलैपिंग. ठीक है. अच्छा जी, अब थर्ड वाला देखें. थर्ड है -3x + 4y. -3x + 4y इज इक्वल टू 5. और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9/2x 9/2x -6y
प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3x प्लस 4/5 को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 9/2 इंटू एक्स प्लस -6 इंटू वाई। हमें दिखाना होता है ना a2x प्लस b2y, तो माइनस था तो मैंने प्लस और फिर इसको माइनस ऐसे लिख दिया, तो b1 की वैल्यू -6 होगी और प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 -3/9/2। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर एक प्रॉपर नंबर है और नीचे रैशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। -3 इंटू 2/9, 3 × 3, 3 3 9, तो रिजल्ट इज -2/3, ठीक है। a1/a2 हम निकालेंगे b1/b2, तो b1 इज 4, b2 इज -6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/-3 भी -2/3 ही कह रहा है। उसके बाद C1/C2 भी निकालेंगे। जब दो वैल्यूज के दो रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा भी देखेंगे C1/C2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया C1/C2। C1/C2 इज इक्वल टू -5/15/2, -5/15/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, -5 × 2/15, 5 × 5, 5 3 15, तो रिजल्ट इज -2/3, ठीक है। तो इस बार जो है तीनों ही रेशियो इक्वल आ गए, तो यानी कि ओवरलैपिंग लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, ठीक है। सही a1/a2 is equal to b1/c2 is equal to c1/c2. So the lines are coincident, that is there are infinitely many solutions. There are infinitely many solutions. Example number 2 note करें। For each of the following systems, for each of the following systems of equations, determine the value of k for which the given system of equations has a unique solution. Systems of equations has a unique solution. First देखिए 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. Minus 5 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है kx minus 6y minus 8 is equal to 0. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अब अगर प्लस माइनस के चक्कर से बचना है तो सीधा सीधा बस ये याद रखिए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विद इट्स साइन वो तो a1 है और a2 है, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो b1 है और b2 है। कॉन्सेप्ट अपना उसी से तो b1 क्या हो गया 3, b2 क्या हो गया -6, c1 हो गया -5, c2 हो गया -8। ठीक है, अब इन्होंने बोला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। दे रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताइए निकाल कर। तो k की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, सिंस इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन लिखिएगा, सिंस it has a unique solution, so a1/a2 is not equal to b1/b2, that is 2/k is not equal to 3/-6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ठीक है, तो 2/k is not equal to 1/-2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, वो नॉट इक्वल टू का साइन बना रहेगा, तो k इंटू 1 क्या हो गया, k इज नॉट इक्वल टू -2 इंटू 2 -4। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि k की वैल्यू आपको डिटरमिन करनी है। ठीक है, ताकि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे k कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -4। k की वैल्यू ना बस -4 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा k की कुछ भी वैल्यू हो। तो इसका रिजल्ट ना जो भी यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे और उसमें अननोन k दे रखा होगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो इसका रिजल्ट ना नॉट इक्वल टू करके ही आएगा। तो k कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -4। -4 नहीं होगी, बाकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1। टू एक्स प्लस ky इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को, 2x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1 लिख दो या माइनस 1 लिख दो। ठीक है, इक्वेशन और 5x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, since it has a unique solution, a1/a2 is not equal to b1/b2। a1/a2 यानी कि 2/5 is not equal to b1/b2 तब b/-7। -4 5k is equal to -14 is not equal to 0। k is not equal to -14/5। ठीक है, k can have any real value except -14/5। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस determine the value of k for which the system has infinitely many solutions।
हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फर्स्ट देखिएगा 5x + 2y = k। फाइव एक्स प्लस 2y = k इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि तीनों रेशो इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 10x + 4y = 3। इसका मतलब 5x + 2y - k = 0। इक्वेशन नंबर 1 और 10x + 4y - 3 = 0। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई। सर के की वैल्यू 1.5 होगी क्या? देखना पड़ेगा, अभी मैं ऐसे क्वेश्चन देखते ही आंसर नहीं बता पाता, थोड़ी दिक्कत है। हाँ आंसर 1.5 है, ठीक है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा कि इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है। Since it has infinitely many solutions, so A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। A1/A2 यानी कि 5/10, B1/B2 मतलब 2/4 और C1/C2 यानी कि -k/-3। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1/2 is equal to 1/2 माइनस माइनस करके is equal to k/3, ठीक है। तो कोई भी ले लो k/3 को, इस 1/2 के इक्वल ले लो, इसके एक ही तो बात है। is equal to 1/2, 3 को इधर ले लो, इधर k बचे, इस k is equal to 3/2। समझ गए? k की वैल्यू सेकंड पार्ट देखिए। kx + 3y is equal to k - 3। is equal to k - 3 और 12x + ky is equal to k। is equal to k। इक्वेशन बनाओ पहले ढंग से। kx + 3y और जब इसको इधर लेकर आएंगे जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस के ब्रैकेट में डाल दो इज इक्वल टू 0। इक्वेशन पर इसमें कहीं पर भी x और y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये कांस्टेंट टर्म हो गई k - 3 माइनस के। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन 12x + ky, k को इधर लेकर आए तो -k इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सर आपने k - 3 को यहाँ पर जब उधर लिया है तो 3 - k लिखा है, 3 प्लस k नहीं लिखा। इधर लेकर आए तो -3 का तो प्लस हो गया है ना, और ये k है, इसका -k है। अच्छा, तो आप ये लिखेंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। A1/A2 यानी कि k/12, B1/B2 यानी कि 3/k, है ना। और ये लास्ट में 3 - k/-k। अब किसी को भी किसी के भी इक्वल ले लीजिए, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। मैं तो अगर इन दोनों को लूँगा, और पता है क्या है कि दोनों को लेना पड़ेगा। मैं इन दोनों को लूँगा, पहले पहला और दूसरा, और फिर या तो दूसरा तीसरा ले लो या पहला और तीसरा ले लो, ठीक है। जैसे मैंने इन दोनों को ले लिया
तो ये क्या हो जाएगा k इंटू के के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस सिक्स। ठीक है, अब लेंगे दूसरा और तीसरा। अब दूसरा और तीसरा लेंगे तो k इंटू थ्री माइनस के इंटू थ्री माइनस के इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस के यानी कि माइनस 3 के। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए भाई? मैंने पहला और दूसरा रेशो ले लिया तो k इंटू के स्क्वायर 12 इंटू 3 36, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, के की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगी। ठीक है, अब दूसरा और तीसरा ले रहा हूँ तो k इंटू थ्री माइनस के एक्सपैंड करेंगे 3k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3k। सब कुछ इधर ले आओ, माइनस के स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस के स्क्वायर प्लस 6k इज इक्वल टू 0। अब जो ये है इसमें मैं क्या करूँगा, k को ले लूँगा कॉमन। भाई दो इसमें k स्क्वायर है, इसमें k, तो k को कॉमन ले लेंगे। k को ले लिया कॉमन, तो रिजल्ट क्या आया अंदर? यहाँ पर क्या बचा? माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो k और एक ये ब्रैकेट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से k की वैल्यू 6 आ गई। इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? प्लस 6, तो k की वैल्यू 6 है। ये सही आंसर है, k इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, हमेशा ये देखते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता था कि आप यहाँ पर सिर्फ 6 करके छोड़ दो और यहाँ पर k की वैल्यू माइनस 6 आ जाए, एक k की वैल्यू 0 आ जाए और एक k की वैल्यू माइनस 6 आ जाए, तो फिर आपको कॉमन वैल्यू लेनी होगी। दैट कॉमन वैल्यू विल बी माइनस 6, वो माइनस 6 होगी, लेकिन यहाँ पर 6 है हमारे पास। चलिए जी, तो मैं आपको क्वेश्चन भेजूँगा ये वाले टाइप के भी, और कोई डाउट्स हो तो बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में पॉलिनॉमियल करवाऊँगा। ठीक है, रियल तो भी कराऊँगा, आपका टेस्ट नहीं आ रहा है। आपका टेस्ट नहीं आ रहा, 5 में कब है? 7 तारीख है मैथ्स का। मैथ्स का 8 में, उसको पॉलिनॉमियल है, एटलीस्ट इतना तो करा दूँगे, वैसे करवा दूँगा। हमने याद तो दिलाया नहीं उस टाइम। गुड इवनिंग।